नहीं आया। इतना इंतजार करने के बाद भी अभी तक तो डूम्सडे का ट्रेलर नहीं आया है। लेकिन सिनेमाकॉन में डूम्सडे की फुटेज के अलावा एक चीज और भी थी जो मार्वल ने अनाउंस करी, और वो था एवेंजर्स एंड गेम का री रिलीज। आई मीन टेक्निकली तो ये री रिलीज होना चाहिए, क्योंकि री रिलीज तो पहले कर चुके हैं ना। तो मार्वल वालों ने ये कहा कि वो लोग सितंबर में डूम्सडे के पहले एवेंजर्स एंड गेम को री रिलीज कर रहे हैं, और उसके पीछे का रीजन है क्योंकि डूम्सडे जो है वो इन अ वे एंड गेम से ही कनेक्टेड होगी और उसका सीक्वल होने वाली है। लेकिन ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब हम लोग ये तो ऑलरेडी जानते ही थे, कई बार बात कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये लोग एवेंजर्स एंड गेम के अंदर कुछ कुछ चीजों को चेंज करके उसको री रिलीज करने वाले हैं, सो दैट ये मूवी एक प्रॉपर ब्रिज की तरह एक्ट कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं। आई मीन एवेंजर्स एंड गेम अगर तुम एक बार फिर से देखने बैठते हो ना, तो यू वुड रियलाइज कि इन्होंने पैंडोरास बॉक्स को ओपन कर दिया था उस टाइम पे, और इतने सारे लूज थ्रेड्स हैं कि जिसमें से एक को पकड़ेंगे ना 3 अलग पिक्चरें बनाई जा सकती हैं। लेकिन एक एक करके सब चीजों पे बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रोबेबल कनेक्शन जो हो सकता है वो है थानोस का इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करना। अगर तुम लोगों को याद हो, थानोस चुटकी बजाने के बाद अपने खेत वेत पे जाकर के फसल उगाने लगता है, खाना बनाने लगता है, और एवेंजर्स उसको कन्फ्रंट करते हैं एंड देन उसको निपटा देते हैं। लेकिन उससे पहले वो ये बताता है कि उसने स्टोन्स का इस्तेमाल करके स्टोन्स को ही खत्म कर दिया, रिड्यूस टू एटम्स। ना ये वाली चीज इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट इसीलिए है क्योंकि इस वाले सीन में जब ब्रूस एंशिएंट वन से मिलने जाता है तो वो उसको क्लियरली बताती है कि इन्फिनिटी स्टोन्स जो हैं वो कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज हैं जो कि पूरी की पूरी टाइमलाइन का बैलेंस मेंटेन करके चलती हैं, और उनमें से अगर एक को भी कुछ हुआ तो ये पूरी टाइमलाइन खतरे में पड़ सकती है। तो थानोस ने तो पूरे ही खत्म कर दिए। प्लस कॉमिक बुक्स में भी ना ये चीज है कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स फॉर सम रीजन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो पूरा यूनिवर्स खतरे में पड़ जाता है। इनफैक्ट ये चीज वो लोग खुद न्यू सीक्रेट वॉर्स के पहले के जो पूरे न्यू एवेंजर्स वाला प्रीलूड था उसमें कर चुके हैं। जब कैप्टन अमेरिका को गॉन्टलेट पहनाते हैं और इनकर्जन को रोकने के लिए वो एक प्लैनेट को पंच मारता है, तो उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि इन्फिनिटी स्टोन्स शैटर हो जाते हैं, सिवाय एक के। वो बात अलग है कि दोबारा वापस आ गए थे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इन्फिनिटी स्टोन्स का तबाह होना कोई भी छोटी मोटी चीज नहीं है कि किसी ने भी आकर के कर दिया एंड एवरीथिंग इज फाइन। उसके रिपरकशंस पूरे यूनिवर्स को फेस करने पड़ सकते हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि लोग इस पॉइंट को डूम्सडे के साथ में कनेक्ट करें कहीं ना कहीं। प्लस क्योंकि कॉमिक बुक सीक्रेट वॉर्स वगैरह में हो चुका है तो इट कैन बी डन। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट बस ये है कि थानोस ये बोलता है कि उसने उन इन्फिनिटी स्टोन्स को एटम्स में रिड्यूस कर दिया, जिसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी कैपेसिटी में एग्जिस्ट करते हैं। अब कॉमिक बुक्स में क्या होता है ना कि इसी टाइम पर जब इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह होते हैं तो आगे जाके जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, नया रिबूटेड यूनिवर्स बन जाता है, तो यही इन्फिनिटी स्टोन्स एक बार फिर से वापस आते हैं अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करके। और उस मोमेंट का यूज करके ना मार्वल कॉमिक्स वालों ने भी अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को रेडकॉन कर दिया था एमसीयू के स्टाइल में। मतलब पहले स्पेस स्टोन का कलर पर्पल था, जब वो रिकॉन्स्टिट्यूट होकर वापस दोबारा से बने तो फिर स्पेस स्टोन का कलर ब्लू हो गया जैसा एमसीयू में था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमको किसी ना किसी फॉर्म में ये चीज भी शायद सीक्रेट वॉर्स तक देखने को मिले, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है जहां पर गॉन्टलेट का यूज होता है। मजा आएगा। फिर इसके बाद एक लूज एंड लोकी का अपनी टाइमलाइन से अलग निकल के जाना, टीवी का उसको पकड़ लेना, बट आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि पहली चीज तो वो टाइमलाइन टीवी ने ऑलरेडी प्रूव कर दी थी, और दूसरी चीज ये कि लोकी का अपना खुद का एक आर्क है और काइंड ऑफ वो उसको कंप्लीट कर चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वाली चीज को एड्रेस किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है स्टीव वर्सेस स्टीव की फाइट। तो वो एक जो टाइमलाइन है दैट इज वियर्ड एज फक, क्योंकि हालांकि स्टीव रॉजर्स ने अपने जो दूसरा काउंटर पार्ट था उसकी मेमोरीज को वाइप कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो शील्ड है उनको पता चल चुका है कि स्टीव को हाइड्रा के बारे में मालूम है और भी बहुत सारी चीजें। तो शिट इज गोइंग टू गो हेवायर। प्लस ये मेमोरी वाइप जो है ना, ये कैप्टन अमेरिका पे बहुत अच्छे से काम नहीं करता। मतलब सीक्रेट वॉर्स के टाइम पर एवेंजर्स ट्राई करते हैं स्टीव के साथ उसकी मेमोरी वाइप करने का, लेकिन जब उसको इवेंचुअली चीजें याद आती हैं तो या ही इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। फिर तीसरी चीज टेक्निकली एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड नहीं है। इन्फिनिटी वॉर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज 14 मिलियन आउटकम्स देखते हैं तो आई फील कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है जिसको ये लोग डूम्सडे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मे भी ऐसा बताया जा सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ थानोस के एंड तक नहीं, उसके बहुत आगे तक की कहानी देख ली थी। ही ऑलरेडी न्यू कि मल्टीवर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है, इनकर्जन्स होंगे, फिर इसके बाद कैंग वाला पूरा लफड़ा होगा और इन सब के टॉप पे डॉक्टर डूम आएगा। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये पूरी चीज देखने के बाद उसको कैसे रोकना है ये खुद देख लिया हो, और आगे जाकर वो इसी कहानी को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे एवेंजर्स एंड गेम में उन्होंने टोनी स्टार्क का काम डाला था ना, वैसे अब डॉक्टर डूम का डालेंगे। लेकिन इस पूरी चीज को लेकर मैं इसीलिए डाउट में हूं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डूम्सडे के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी बहुत स्पेशल मेंशन नहीं देखा।
अगर डॉक्टर साहब डूम्सडे में अपीयर होते भी हैं तो वो उस कैपेसिटी में नहीं होने वाले हैं जो हमने उनको इन्फिनिटी वॉर में होते हुए देखा था। प्लस सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो उसके पहले वाली सीरीज में भी और सीक्रेट वॉर्स में भी। वो मतलब पहले डॉक्टर डूम को अपोज करता है, फिर इवेंचुअली जाकर के उसको सपोर्ट करने लगता है, और फिर समझ में आता है कि ट्रिपल एजेंट ही आदमी। तो ये सारी चीजें करने के लिए तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज को उतना स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। हम लोग ऐसे नहीं दिखा सकते कि भाई एकदम से हो गया, बैटल वर्ल्ड बन गया, डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया, नहीं। देयर हैज टू बी सम स्टोरी बिहाइंड इट। अगर ये लोग कैमियोज के थ्रू भी उस चीज को अचीव कर लेते हैं तो काफी सेटिस्फाइंग होगा। और फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना। नाउ सी, एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना एज इन एक लूज एंड नहीं है। जो लूज एंड है वो है एवेंजर्स का चीजों को टाइम में पीछे जाकर लेके आना और फिर उनको वापस ना रखना। आई नो स्टीव रॉजर्स सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लेके गए थे, बट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस सो मेनी टाइम्स कि उनको एज इट इज वापस छोड़ना नियर इम्पॉसिबल टास्क है। तो व्हाट इफ रूसो ब्रदर्स एवेंजर्स एंड गेम में हमें यही चीज दिखाएं कि सारी चीजें हो चुकी हैं, मूवी खत्म हो गई और स्टीव रॉजर्स कैसे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज फेलिंग। उसने कुछ तो रख दिए हैं, लेकिन वॉर्मियर पे वापस कैसे रखेगा, थॉर वाले टाइमलाइन में पहुंचकर उसे वापस जेन के अंदर कैसे घुसेड़ेगा, क्योंकि अब तो उसका फॉर्म ही चेंज हो चुका है। फिर स्पेस स्टोन अपने क्यूब से बाहर निकल चुका है, तो वो काम को अंजाम देना भी नियर इम्पॉसिबल टास्क है। तो ये सारी डिफिकल्ट सिचुएशन शायद वो लोग दिखा सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। और एवेंजर्स एंड गेम की री रिलीज से ना मैं बहुत ड्रामेटिक चेंजेस एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1 या 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हमको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक हमें दिखाया जाएगा कि स्टीव अपनी वही 1940s और 50s की टाइमलाइन में पेगी के साथ रह रहा है। हो सकता है कि 8-10 साल और कहानी को आगे बढ़ा दे, ये दिखा दे कि उसका बच्चा बड़ा हो चुका है, और तब हमें ये चीज रिवील करी जाए कि स्टीव के पास सिर्फ अपना कैप्टन अमेरिका का सूट वैसा का वैसा नहीं है, उसके पास म्योनिर है और इसके अलावा कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स भी जो वो वापस नहीं कर पाया ना। ये चीज डूम्सडे को परफेक्टली सेटअप कर देगी। और जो हम लोग ट्रैजेक्टरी देखते आ रहे हैं ना, जब से डॉक्टर डूम को अनाउंस किया तो मार्वल ने अपनी आने वाली मूवीज में छोटे छोटे पोस्ट क्रेडिट्स डाल करके हल्का फुल्का डूम्सडे को सेटअप किया है। फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम को पीछे से दिखाया गया था, थंडरबोल्ट्स का जो सीन है वो तो डूम्सडे वाला ही सीन फील होता है। तो ऐसे ही हम लोग एवेंजर्स एंड गेम से भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोस्ट क्रेडिट जो है वो स्टीव रॉजर्स की कहानी को बताएगा बहुत ही कम टाइम में, कि कैसे वो कुछ करने गया बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल, और उसके इसी फेलियर की वजह से आज इनकर्जन्स हो रहे हैं, मल्टीवर्स टूट रहा है। उसको इस बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके दरवाजे पे पहुंच रहा है डॉक्टर डूम। बट आई फील कि जितना जो हमको अभी तक बताया गया है, दिखाया गया है, ये कहानी थोड़ी और डिफरेंट हो सकती। आई हैव दिस थ्योरी कि डॉक्टर डूम और स्टीव रॉजर्स इस बार एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें स्टीव रॉजर्स की कोई गलती नहीं है, उसको बस डॉक्टर डूम ने मैनिपुलेट किया है क्योंकि वो मास्टर मैनिपुलेटर है, और इसी वजह से अननोइंगली स्टीव रॉजर्स जो कुछ भी करता जा रहा है वो इन अ वे मल्टीवर्स को बचाने के लिए जरूरी तो है, लेकिन जो पाथ वो फॉलो कर रहा है वो अच्छा नहीं है। बट एनीवे हम लोग थोड़ा आगे चले गए और ट्रैक लूज कर गए। तो किसी भी पोस्ट क्रेडिट सीन का काम क्या होता है, उसके आने वाली मूवी को पूरा अच्छे से सेटअप करना, उसकी हाइप बिल्ड करना। तो ऐसे मोमेंट से ज्यादा और अच्छा क्या होगा कि जहां पर एंड गेम का पोस्ट क्रेडिट हमने देखा था, स्टीव पेगी के साथ वही सेम डांस कर रहा है, उसके दरवाजे पे उसको नॉक सुनाई देती है, वो दरवाजा खोलता है, इट कुड बी डॉक्टर डूम, या फिर एक रनिंग थ्योरी ये भी है जो इंटरनेट पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्टीव के पास डूम नहीं बल्कि लोकी आएगा, और उसका रीजन ये है कि स्टीव की पूरी टाइमलाइन खत्म हो रही है, तो वो स्टीव उसके परिवार को उठा करके किसी दूसरी टाइमलाइन में रखेगा ताकि वो लोग सेफली अपनी जिंदगी को काट सके। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा होता है कि लोकी ऐसा करेगा क्यों? स्टीव के साथ अभी तक अगर लोकी ने कोई भी कन्वर्सेशन करी है और अगर थोड़े बहुत सीन शेयर करे हैं तो वो सिर्फ एवेंजर्स 1 में टोटल 10 मिनट भी नहीं होगा। उससे ज्यादा लोकी और हल्क का इंटरेक्शन हो चुका है अगर तुम एवेंजर्स, थॉर रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर के 2 मिनट मिला लोगे तो वो स्टीव रॉजर्स के पास ये काम करने आएगा क्यों? उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है ये करने के लिए। वेयरएज आई हैव समथिंग एल्स इन माइंड। डॉक्टर डूम स्टीव का दरवाजा खटखटाता है, वो उससे बात करता है और फिर हमको ये बात रिवील करी जाती है कि जो पूरा यूनिवर्स है ये हम पहले भी देख चुके हैं फैंटास्टिक फोर में, क्योंकि स्टीव रॉजर्स अपने पूरे परिवार के साथ जिस दुनिया में रह रहा है इट इज एक्चुअली अर्थ 828। आई नो इट साउंड्स रिडिकुलस, लेकिन तुम इसको ऐसे सोच के देखो कि स्टीव रॉजर्स टाइम में वापस गया, 1945 के आसपास वो पेगी से मिला,
पेगी से मिलने के बाद स्टीव इज नॉट वन ऑफ दोस पीपल जो चुपचाप बैठा हुआ है। उसे हाइड्रा के बारे में मालूम है कि वो शील्ड को टेक ओवर कर चुका है, उसे बकी के बारे में मालूम है, तो वो प्रोबेबली इन सारी चीजों को बदलने की कोशिश करेगा। तो इन्हें बदलने के बाद मतलब उसने हाइड्रा को रोक दिया, बकी को विंटर सोल्जर बनने नहीं दिया। तो इसके रिपरकशंस पता है क्या होंगे? हाइड्रा खत्म हो चुका है, जिस वजह से उसके टेक का इस्तेमाल करके दुनिया इवॉल्व होने लगी है। प्लस अगर बकी विंटर सोल्जर नहीं बना तो उसने टोनी के माँ बाप को मारा ही नहीं, जिस वजह से वो कभी आयरन मैन बनेगा ही नहीं। नाउ अगर मान लो कि स्टीव ने ये सारा काम 1950s तक कर लिया, तो 10 साल है हाइड्रा के टेक का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को डेवलप करना, और ये काम करते हैं फैंटास्टिक फोर, जो इस दुनिया के ओनली सुपर हीरोज हैं, क्योंकि स्टीव रॉजर्स ने सारा काम अंडरग्राउंड होके किया और उसके बारे में किसी और को पता नहीं है, क्योंकि वो लाइमलाइट में आना नहीं चाहता। और ये चीज फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन को स्टीव रॉजर्स से कनेक्ट कर देती है कि डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स में, इस टाइमलाइन में फैंटास्टिक फोर के पास इसीलिए आया क्योंकि उसे स्टीव के पास जाना है, और सूजन से इंटरैक्ट करने के बाद वो सीधा स्टीव रॉजर्स के पास जाता है। तो क्या एवेंजर्स एंड गेम एक पोस्ट क्रेडिट सीन से हमको इतनी सारी चीजें बताएंगी? मुझे नहीं लगता। आई जस्ट फील कि हाँ, ऐसा होने के चांसेस हैं, एक प्रोबेबिलिटी है जहां पर ये सारी चीजें परफेक्टली अलाइन हो सकती हैं, अगर ऐसा दिखाया जाए कि स्टीव रॉजर्स ने खुद टाइम में पीछे जा करके कुछ ऐसे चेंजेस करे जिस वजह से पूरी टाइमलाइन कंप्लीटली चेंज हो गई, जो चीजें बाद में होनी चाहिए थी वो पहले हो गई, एंड ऑल दैट स्टफ। तब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम लोग एवेंजर्स एंड गेम की री रिलीज से इतना कुछ एक्सपेक्ट करें कि वो इतने सारे चेंजेस करेगी? एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको ये सब कुछ बताएगी? नहीं, प्रोबेबली नॉट। तुम इसको इतना मान के चलो कि ये लोग डेफिनेटली कैश ग्रैब करने के लिए ही उसको रिलीज कर रहे हैं ताकि थोड़ा पैसा और बना सके। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक्साइटेड तो हो सकते हैं, थोड़ा सा तो हो ही सकते हैं ना। तो आई फील आई शुड प्रोबेबली स्टॉप हियर। मैं शुरू करता हूँ तो पता नहीं कहाँ निकल जाता हूँ, लोकी वाली चीज उठा। खैर, आई शुड प्रोबेबली, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में, इतना लंबा नहीं करे, बट दैट्स व्हाट्स टाटा।